Hello everyone, I once again welcome you all on Lovita's YouTube channel. I hope and believe that you all would be doing great and fine. और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की। हम उनको समझेंगे जो कि हमेशा ही एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव पेपर्स में रिपीट होते आए, इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन केसेस को हम एक सिंपल वे में समझते हैं ताकि आपको ये प्रिंसिपल्स सिर्फ याद ही ना रहे बल्कि ये ऑल ओवर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। So the very first case which we have is a very famous English case, and that is Carlyle versus Carbolic Smokeball Company of 1893. ये केस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक लैंडमार्क जजमेंट है और हर लॉ स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए। हम इसके फैक्ट्स को एक सिंपल वे में समझते हैं। तो एक कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला। उन्होंने बोला कि जो भी उनका स्मोक बॉल प्रोडक्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करेगा और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो उस पर्सन को वो 100 पाउंड्स रिवॉर्ड मिलेगा। तो मिसेस कार्लन ने प्रोडक्ट को यूज़ किया लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। नेचुरली उन्होंने 100 पाउंड क्लेम किया लेकिन कंपनी ने उसे देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि एडवर्टीजमेंट तो बस एक सेल्स गिमिक था। फिर मैटर जो है वो कोर्ट में गया और वहाँ कोर्ट ने बोला कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये एक जनरल ऑफर था जो पब्लिक एट लार्ज को किया गया था। दूसरा, जब मिसेस कार्लन ने कंडीशन परफॉर्म कर दी, यानी उन्होंने जब स्मोक बॉल को प्रिस्क्राइब तरीके से यूज़ किया, तो ये ही उनकी एक्सेप्टेंस थी। यहाँ अलग से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं थी। एंड लास्टली कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा ऑफर तब तक ओपन रहेगा जब तक कंपनी उसे रिवोक। केस ने क्लियर किया कि जनरल ऑफर सबको किया जा सकता है और ऑफर का एक्सेप्टेंस कभी कभी सिर्फ कंडीशन परफॉर्म करने से ही हो जाता है, और जब तक ऑफर रिवोक नहीं होता वो किसी भी इंसान के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है जो कंडीशंस जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरी कर दे। अगर मैं इसको एक सिंपल वे में बोलूँ तो मतलब अगर आप एक स्कीम या रिवॉर्ड अनाउंस करते हो तो वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर लोग जो है उस कंडीशन को पूरा कर दे। नाउ द सेकंड केस विच वी हैव इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ केस, वो है लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त ऑफ 1913। ये केस नॉलेज ऑफ ऑफर के कॉन्सेप्ट को समझाता है। तो इसके फैक्ट्स काफ़ी सिंपल है। इसमें गौरी दत्त का नेफ्यू जो है वो खो जाता था और तब उन्होंने अपने सर्वेंट लालमान शुक्ला को भेजा उसे ढूंढने के लिए। लालमान शुक्ला ने नेफ्यू को ट्रेस किया और वो उसको घर वापस लेके आया। अब दिक्कत ये हुई कि जब लालमान ने उस लड़के को मतलब ढूंढ कर वो ला रहा था तब उसे एक चीज़ का पता नहीं था, एंड दैट वाज कि बाद में गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया था कि जो भी नेफ्यू को वापस लाएगा वो रिवॉर्ड जो है उसको मिलेगा। लेटर लालमान शुक्ला को रिवॉर्ड के बारे में पता चला और उसने वो पैसा जो है वो रिवॉर्ड वो क्लेम कर लिया, लेकिन गौरी दत्त ने उसको देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे मैटर जो है वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, और उसका रीज़न ये था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों ही होना ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस जो है वो तभी वैलिड होता है जब एक्सेप्टर को ऑफर के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि लालमान शुक्ला को रिवॉर्ड के बारे में उस वक्त नॉलेज ही नहीं थी जब उसने काम किया, तो उसका एक्ट जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए पहले उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर आप बिना ऑफर जाने ही कोई एक्ट कर देते हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ सर्वेंट जो है उसको रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल्ड नहीं माना गया। नाउ द थर्ड केस विच वी हैव इज अ फेमस केस, दैट इज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर ऑफ 1919। ये केस मेनली इस बात को समझाता है कि हर अग्रीमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसके फैक्ट्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर इंग्लैंड में रहते थे और मिस्टर बाल्फोर को अपने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अब्रॉड जाना था, लेकिन मिसेस बाल्फोर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से वो इंग्लैंड में नहीं रह सकती थी। उस वक्त हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक प्रॉमिस किया कि जब तक वो अलग रहेंगे वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड्स पर मंथ भेजते रहेंगे। इनिशियली जो है वो पेमेंट्स चली, लेकिन जब उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रेंड हो गया, ख़राब हो गया, तो मिस्टर बाल्फोर ने वो पैसा जो है वो भेजना बंद कर दिया। तो यहाँ पे मिसेस बाल्फोर ने केस फाइल किया, कहने लगी कि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे जो है वो पैसा मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने इस मैटर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि क्या हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मान सकते हैं। तो उसका डिसीजन जो कोर्ट ने दिया वो बहुत ही क्लियर था और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक प्योरली डोमेस्टिक या सोशल अरेंजमेंट था, ना कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच इंटेंशन
टू क्रिएट लीगल रिलेशंस ही नहीं था, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इंटेंशन जो है वो होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स जैसे कि हस्बैंड वाइफ के घर के अरेंजमेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन्फोर्स इनको नहीं करा सकता है। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ कोई प्रॉमिस करते हो तो वो ज़रूरी नहीं कि कोर्ट उसे इन्फोर्स करे। क्यों? क्योंकि वो एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो या आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है while forming a contract. Now, the next case which we have is that is Hadley versus Baxendale of 1854. ये केस कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डैमेजेस का रूल जो है वो सेट करता है। तो यहाँ पे फैक्ट्स ये थे कि प्लेंटिफ्स जो है वो हैडले एंड कंपनी, वो एक फ्लावर मिल चलाते थे। उनकी मिल का क्रैंकशाफ्ट टूट गया। अब शाफ्ट के रिपेयर के लिए उन्होंने डिफेंडेंट्स बैक्सएंडेल को जो कि एक कैरियर थे उनको हायर किया ताकि वो ब्रोकन शाफ्ट को मैन्युफैक्चरर तक ले जा सके। लेकिन डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से डिलीवरी में डिले हो गया, और रिजल्ट ये हुआ कि मिल जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा देर तक बंद रही। तो प्लेंटिफ्स ने कहा कि इस डिले की वजह से उन्हें लॉस ऑफ प्रॉफिट्स हुआ और उन्होंने डैमेजेस जो है वो क्लेम किया। अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि डैमेजेस हर लॉस के लिए नहीं मिलते हैं, और सिर्फ वही डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं जो रीजनेबली फोर्सिएबल हो दोनों पार्टीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। और यहाँ पे डिफेंडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई थी कि अगर डिले होगा तो मिल बंद रहेगी और प्रॉफिट्स का जो है वो लॉस होगा। इसलिए डिफेंडेंट्स को लॉस प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं बनाया जा सकता। सो इस केस से हमें ये समझ में आता है कि डैमेजेस तभी मिलेंगे जब वो लॉस जो है वो नेचुरली अराइज करे फ्रॉम द ब्रीच, और या फिर दोनों पार्टीज़ के रीजनेबल कंटेम्पलेशन में हो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। अगर लॉस स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ है और वो बताया ही नहीं गया था तो दूसरी पार्टी को उसके लिए डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर हर तरह के लॉसेस के लिए डैमेजेस नहीं मिलते हैं, सिर्फ वही जो नॉर्मल और फोर्सिएबल थे या जो दोनों पार्टीज़ को पहले से पता थे उसी के लिए डैमेजेस मिलते हैं। सो इस केस ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक रूल है, दैट इज रूल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, उसको स्टैब्लिश किया, जो कि आज भी एक बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। अब नेक्स्ट हम एक क्लासिक इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस देखते हैं, एंड दैट इज फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले ऑफ 1862। सो ये केस एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताता है, एंड दैट इज साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। सो एक अंकल अपने नेफ्यू का हॉर्स खरीदना चाहते थे। अंकल ने नेफ्यू को लिख दिया कि अगर तुमसे मुझे कुछ और नहीं सुना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नेफ्यू ने उस लेटर का रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि वो साइलेंट रहा, और उसने एक्चुअली हॉर्स बेचने की सोची थी लेकिन डायरेक्टली अंकल को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की थी। फिर गलती से वो हॉर्स किसी और को सेल हो गया। जब मैटर जो है वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्लियर डिसीजन दिया कि सिर्फ साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता है, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस का क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो होना काफ़ी एसेंशियल है। और अगर ऑफरर यहाँ पे जो कि अंकल थे ऐसा रूल इम्पोज नहीं कर सकता कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं समझ लूँगा कि तुमने हाँ कर दिया, ठीक है, इस टाइप का कोई भी कंडीशन जो है वो जो ऑफरर है वो क्या कहते हैं इम्पोज नहीं कर सकता है। सो जो हमें यहाँ पे एक प्रिंसिपल ड्राइव होता है, दैट इज़ की जो साइलेंस है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ऑफरी की तरफ से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जो है वो काफ़ी एसेंशियल है, वो होना ही चाहिए, और ऑफरर अपने ही लेटर या कंडीशन से एक्सेप्टेंस को प्रिज्यूम नहीं कर सकता, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस का एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एसेंशियल। सो अगर आप किसी को ऑफर करते हो तो आप उनकी जो साइलेंस है उसको हाँ नहीं मान सकते, एक्सेप्टेंस हमेशा एक्सप्रेस या फिर कम्युनिकेटेड होना ही चाहिए। नेक्स्ट लैंडमार्क केस विच वी हैव इज दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष ऑफ 1902. So I hope you all would be aware of this landmark case, and it is a landmark case on the minors agreement. So facts ये थे कि धर्मोदास घोष जो उस वक्त एक माइनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज कर दी एक मनी लेंडर के फेवर में। बाद में जब मतलब जब ये बात जो है वो कोर्ट तक गई तो धर्मोदास ने बोला कि मॉर्गेज वैलिड ही नहीं है क्योंकि उस वक्त वो माइनर था। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया इस केस में कि माइनर के द्वारा किया गया कोई भी अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वो वॉइड होता है, उसकी वैल्यू नल होती है, और माइनर किसी भी लीगली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता है। एंड जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 64 और 65 के अंडर माइनर पर कोई ऑब्लिगेशन
ऑब्लिगेशन नहीं आती कि वो पैसा या बेनिफिट जो है वो वापस करे जो उसने रिसीव किया हो. सो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड लास्टली कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसका जो है वो मिसयूज़ ना हो. सो अगर कोई माइनर अग्रीमेंट करता है तो उस अग्रीमेंट की जो लीगल वैलिडिटी है वो होती ही नहीं है, दैट इज़ नल. अब हम अगला इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं, दैट इज सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बंगर एंड कंपनी ऑफ 1954. सो ये केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर है. सो एक कंपनी ने लैंड प्लॉट्स बेचने का अग्रीमेंट किया था अंडर अ डेवलपमेंट स्कीम, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिक्विजिशन कर लिया, यानी अपने कंट्रोल में उसको ले लिया. कंपनी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है और हमारे लिए परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन बायर सत्यव्रता घोष ने कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड की थी इस रिगार्डिंग. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है क्योंकि रिक्विजिशन टेम्प्रेरी था और परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल नहीं हुई थी. और सेक्शन 56 जो है वो तभी अप्लाई होगा जब परफॉर्मेंस ट्रूली इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाए. सिर्फ डिले या इनकन्वीनियंस की वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं होता है. सो फ्रस्ट्रेशन तभी होगी जब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए या फिर टेम्प्रेरी ऑब्स्टिकल्स या डिले को जो है वो हम फ्रस्ट्रेशन नहीं मान सकते हैं. और सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो नैरो इंटरप्रिटेशन लेता है, मतलब कि इम्पॉसिबिलिटी जो है वो दैट मस्ट बी रियल नॉट जस्ट डिफिकल्टी. सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिले हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता. फ्रस्ट्रेशन तभी होगी जब परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअली में इम्पॉसिबल हो जाए. तो स्टूडेंट्स अब हम एक और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश केस देखते हैं, दैट इज पॉवेल वर्सेस ली ऑफ 1908. ये केस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के प्रिंसिपल को और ज़्यादा क्लैरिफाई करता है. सो पॉवेल एक कैंडिडेट थे हेडमास्टर की पोस्ट के लिए. स्कूल बोर्ड ने डिसाइड किया कि पॉवेल को अपॉइंट करना है, लेकिन ये डिसीजन ऑफिशियली उन्हें कम्युनिकेट नहीं किया गया था. सिर्फ एक बोर्ड मेंबर जिसके पास कोई ऑफिशियल अथॉरिटी भी नहीं थी वो पॉवेल को बता दिया कि तुम अपॉइंट हो गए हो. लेटर बोर्ड ने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया और किसी और को उन्होंने अपॉइंट कर दिया हेडमास्टर की पोस्ट के लिए. तो यहाँ पे पॉवेल ने स्यू किया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था. यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि वैलिड एक्सेप्टेंस जो है वो तभी होता है जब वो ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा कम्युनिकेट किया जाए. यहाँ जो मैसेज आया था वो अनऑथराइज्ड मेंबर का था, इसलिए वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं था और बिना प्रॉपर एक्सेप्टेंस के कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन सकता है. सो सिर्फ किसी इनसाइडर की बात सुनकर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं हो सकता. ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ मैंडेटरी, वो होना ही चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए. Next we have is the case that is Durga Prasad versus Baldev of 1880, which is an Indian case. और ये केस हमें बताता है कि वैलिड कंसिडरेशन जो है वो आखिर में क्या होता है. सो यहाँ पे फैक्ट्स ये थे कि कलेक्टर ने प्लेंटिफ दैट वाज दुर्गा प्रसाद उनको ऑर्डर दिया कि एक मार्केट में कुछ शॉप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करें. दुर्गा प्रसाद ने शॉप्स बनाई. बाद में वहाँ के शॉपकीपर्स ने प्रॉमिस किया कि हम अपनी सेल से तुम्हें कमीशन देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वो पैसा वो कमीशन देने से मना कर दिया. सो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट दैट इज़ शॉप्स की कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कलेक्टर के कहने पर किया गया था, ना कि शॉपकीपर्स के कहने पर. इसलिए शॉपकीपर्स के प्रॉमिस के लिए ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं था. लॉ के हिसाब से सिर्फ वही एक्ट कंसिडरेशन हो सकता है जो प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पर किया गया हो. सो कंसिडरेशन तभी वैलिड है जब वो प्रॉमिसर के कहने पर किया गया हो, और अगर एक्ट किसी और अथॉरिटी जैसे कलेक्टर के कहने पर किया गया है तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है. और प्रॉमिस एनफोर्सिएबल नहीं होगा जब उसे पीछे जो है वो कंसिडरेशन ना हो. तो सिर्फ फ्री की सर्विस या किसी थर्ड पार्टी के कहने पर किया गया एक्ट जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है. ये केस हमें ये बताता है. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको आज के जो भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं, लैंडमार्क केसेस ऑफ इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप उन्हें एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख पाएंगे. तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय.